जी हाँ, इस स्वयंभू बाबा पर तमाम आरोप लगे हैं और इसने अपनी सफाई में सिर्फ ये कहा है कि मैं तो घटना स्थल पर जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त वहां था ही नहीं, मैं तो पहले निकल गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि अभी तक एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं डाला गया है। उसे बचाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा को वोट बैंक बचा रहा है। आज इसी पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। हाथरस हादसे को करीब 45 घंटे हो गए, लेकिन बाबा साकार हरि अब तक सामने नहीं आया है। हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। सवाल यह है कि बाबा को बचा कौन रहा है। बाबा के अनुयायी कई राज्यों में हैं। सवाल यह भी कि क्या यही वोट बैंक बाबा को बचा रहा है। इसी पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पहली बड़ी खबर, हाथरस भगदड़ केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है। एसओजी ने कल रात 12 लोगों से इस मामले में पूछताछ की है। आरोपियों की तलाश में कई शहरों में छापेमारी की गई है। हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी में छापे मारे गए हैं। मुख्य आरोपी वेद प्रकाश समेत सभी आरोपी अभी भी फरार हैं। तो बड़ा सवाल यही कि भीड़ जुटाने वाले इस बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में क्यों नहीं है। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी में इसी सिलसिले में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन 45 घंटे बाद भी जो स्वयंभू बाबा है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो आप देखें 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बाबा का अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया है। ना कोई पूछताछ हुई है, ना कोई सवाल और ना ही ऐसी कोई हलचल ही नजर आ रही है जिससे यह लग सके कि बाबा को पुलिस तलाशना चाह रही है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर कौन है जो बाबा को बचा रहा है। आखिर किसकी ताकत पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भारी पड़ रही है। जी हाँ, और इस केस को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। घटना स्थल से लगातार टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग जारी है। पुनीत शर्मा बाबा के आश्रम मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी यूपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और थोड़ी देर में डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित चिंतक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पुनीत, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट इस वक्त आप दे सकते हैं? मैनपुरी के आश्रम में पुलिस की पड़ताल आखिर कहां तक पहुंची है? देखिए, मैनपुरी के बिछुआ में बाबा का जो आश्रम है वो इस वक्त कौतूहल का विषय बन चुका है, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबा इसी आश्रम के अंदर है पिछले लगभग 45 घंटों से या नहीं। पुलिस की एक टीम कल रात को भी लगभग 25 पुलिसकर्मी अंदर आश्रम में गए थे। 1.5 घंटे तक रहते एसपी खुद अंदर गए हुए थे। हालांकि जब 1.5 घंटे बाद बाहर निकले तो उनका कहना था कि वो लोग सिर्फ सिक्योरिटी को चेक करने गए थे। हालांकि सीओ लेवल के एक अधिकारी का कहना था कि बाबा अंदर नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बाबा मैनपुरी में ही है और हो सकता है कि आश्रम के अंदर मौजूद हो। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को काफी तेज किया है। कल रात में अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी और कासगंज के इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की है और एसओजी ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। जो एफआईआर में मुख्य नाम दर्ज किया गया देव प्रकाश मधुकर का, जो कि आयोजक था, वो अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर है। पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। उसी की तलाश में लगातार कई जगह छापेमारी की जा रही है। तो फिलहाल जो आयोजक दोनों फरार हैं, उनको पुलिस तलाश कर रही है। बाबा के बारे में सवाल ये उठ रहा है कि बाबा कहां है, और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और बाबा के बारे में बोलते हैं कि वो परमात्मा है और यहाँ से चले रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कई टीमें इस वक्त आश्रम के बाहर ही मौजूद हैं।
बिल्कुल, तो पुलिस की कई टीमें हैं जो दबिश दे रही है और मैनपुरी के आश्रम में देर रात लगातार दबिश दी गई, लेकिन बाबा का अभी तक कुछ पता नहीं है। और बहस की हम शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि नारायण सरकार हरि का प्रभाव आखिर कितना, इसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है। दरअसल जाटव समाज से आते हैं, गरीब तबकों में काफी ज्यादा भक्त हैं, अनुयायी है। और इसके अलावा SC ST OBC वर्ग की बात करें तो इसमें गहरी पैठ है। एटा, आगरा, मैनपुरी में काफी प्रभाव है बाबा का। शाहजहांपुर और हाथरस में भी काफी प्रभाव बाबा का नजर आता है। यूपी, ना सिर्फ यूपी बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में बाबा के अनुयायी हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी बड़ी पैठ है। तो ये देखिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी पैठ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी बाबा एक्टिव रहते हैं। हर सत्संग में लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो बाबा के सत्संग में पहुंचती है, समागम में पहुंचती है। खुद को भगवान का सेवक बाबा बताते हैं, भक्त भगवान का अवतार मानते हैं बाबा को। तो अब वो बड़ा सवाल जिस पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, बाबा को क्या वोट बैंक बचा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, दलित आबादी 22%, जाटव वोट बैंक 13%, आरक्षित सीटें लोकसभा की 17, विधानसभा की 86। हरियाणा की अगर बात की जाए, जहां पर बाबा का प्रभाव माना जाता है, दलित यहां पर 21% हैं। आरक्षित सीटें लोकसभा की 2, विधानसभा की 17। पंजाब की बात की जाए तो दलित आबादी 32%, आरक्षित सीटें लोकसभा की 4, विधानसभा की 34। मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं, दलित 15%, आरक्षित सीटें लोकसभा की 10, विधानसभा की 47। क्या यही वजह है कि बाबा पर हाथ डालने की कोशिश फिलहाल होती तो नजर नहीं आ रही है? हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी की सरकार है यूपी में, क्या बाबा को वोट बैंक बचा रहा है? यही वजह है कि FIR में ना तो उसका नाम दिखता है और ना ही पुलिस उसे तलाशती हुई कहीं नजर आती है। देखिए समीर जी, हाथरस की घटना बहुत दुखद है, करुणादायक है और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो शोक संतप्त परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनके साथ है। परसों जब घटना घटी तो हमारी प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए और घटना के पीछे के कारणों के लिए एक ADG जोन आगरा के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है। और अभी आपके पैनल में उत्तर प्रदेश के DGP रहे जैन साहब भी हैं जी। देखिए, कोई भी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही मात्र होती है। चाचोपरांत जो भी नाम आएंगे, चाहे वो भोले बाबा हो या अन्य कोई भी हो, चाहे प्रशासन का भी व्यक्ति हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी का अपराध देखा जाता है, उसकी रसूख नहीं देखा जाता है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मेरी इस बात को प्रमाणित करता है। नहीं मनीष जी, यानी अभी तक की जांच के हिसाब से ये जो स्वयंभू बाबा है, जो प्रवचन देने के लिए वहां पर बैठता है, 2.5 लाख लोगों की भीड़ सामने रहती है, अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आता है, भगदड़ मचती है, 121 लोगों की जान जाती है। आपको यह नजर नहीं आता, प्रशासन को यह नजर नहीं आता कि इस स्वयंभू बाबा का नाम भी FIR में दर्ज होना चाहिए, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, नहीं देखिए समीर जी, मैंने कहा ना कि प्राथमिकता हमारी कल तक थी कि जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो और जो हताहत हुए हैं उनको ससम्मान उनके घरों तक उनके शव को पहुंचाया जाए। और कल शाम से ही पुलिस अपने एक्शन में है। आपने स्वयं अभी दिखाया है, तमाम जगहों पे छापे पड़ रहे हैं और निश्चित रूप से पुलिस और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। परिणाम जल्द ही आपके सामने आएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भोले बाबा से कोई कनेक्शन है कि नहीं है, ये भी आप लोग पड़ताल कर चुके होते। जिनका है वो कल सदन के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि किस बाबा को गिरफ्तार किया जाए। और मैं अभी, चूंकि मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, गंभीर घटना है, पुलिस अपना काम कर रही है, कोई बचेगा नहीं, चाहे जितना रसूख हो। ठीक है, कोई बचेगा नहीं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है मनीष शुक्ला जी क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी जुड़े हुए। कीर्तिनिधि जी, क्या लग रहा है आपको? 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक बाबा को नहीं पकड़ा जा सका है। क्या बाबा की जो ताकत है, रसूख है, आपको लग रहा है इतना ज्यादा है कि पुलिस प्रशासन
कमजोर साबित हो रहा है जो असर है समाज के ऊपर, उस वो वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तो चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून इस देश में और प्रदेश में बनना चाहिए। इस तरीके के जो प्रवचनों के आयोजन होते हैं जी, उसके लिए पूरी नियमावली और कोई मानक तय हो जिससे कम से कम भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। और केवल ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई हैं। और मनीष शुक्ला जी ने तो राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहे, नहीं करेंगे लेकिन राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहे हैं। हाँ, आसाराम जी के साथ भी किन नहीं, लोगों की कीर्ति निधि तस्वीरें पांडे देखी जी, गई? देखिए मैंने सवाल ये पूछा, ये बताइए जो हाथरस में हुआ 121 मौतें हुई, उसके लिए बाबा जिम्मेदार हैं या नहीं? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी आ जाए। बिल्कुल। आसाराम के साथ देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें वायरल हुई। राम रहीम को कौन लोग पेरोल दिला रहे हैं वोटों के लिए, और उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार है, किसने एफआईआर दर्ज कराया, किसके इशारे पर एफआईआर हुए, कौन बचा रहा है, सब बात सार्वजनिक है। 121 मौतों की जिम्मेदार सिर्फ आयोजन करता नहीं है, वो लोग भी हैं जिन लोगों ने परमिशन दिया उस कार्यक्रम की। अगर 80,000 लोगों का परमिशन दिया गया और भीड़ उससे ज्यादा बढ़ती गई तो परमिशन निरस्त क्यों नहीं किया गया? 80,000 लोगों पे सिर्फ 40 पुलिसकर्मी लगाए गए। आपने परमिशन दिया, जिला प्रशासन हाथरस की नैतिक जिम्मेदारी थी कि परमिशन निरस्त कर देते, परमिशन न देते, और ये देखने की उनकी जिम्मेदारी है कि जो परमिशन दिए गए वो मानक के अनुरूप काम हो रहा नहीं हो रहा। तमाम गाइडलाइंस होते हैं उसके साथ, परमिशन के साथ उसका पालन हो रहा नहीं हो रहा। निकासी और एंट्रेंस के प्रॉपर इंतजाम किए गए नहीं किए गए पंडाल में, ये देखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। 121 मौतों के लिए जिम्मेदार सिर्फ जिला प्रशासन के लोग भी हैं, केवल आयोजन करता नहीं हो सकते। और जिला प्रशासन को बरी कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको क्लीन चिट दे दिया, कहा कि पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री जी का बयान, बिना जांच किए मुख्यमंत्री जी के पास कौन सा संयंत्र यंत्र रखे हैं कि जिससे उन्होंने क्लीन जी, ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है कीर्ति निधि पांडे जी, आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ये सारे सवाल डिटेल में कल से हम भी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर जो ये स्वयंभू बाबा है जिसका प्रवचन था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, इस पर आप लोगों की जुबान नहीं खुल रही है। ये बड़े ताज्जुब की बात है और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं इसके पीछे वोट बैंक तो नहीं। 10 सेकंड और देता हूं आपको। समीर जी, निश्चित रूप से अगर बाबा भी उसमें शामिल हैं, हाँ, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं एक नियमावली बननी चाहिए इस तरीके के प्रवचन करने वाले लोगों के लिए। नहीं, बाबा उसमें शामिल है का क्या मतलब है? बाबा का ही तो प्रवचन था। देखिए बाबा का प्रवचन था, मैंने कहा ना आयोजन करता और प्लस परमिशन करता। इनकी पहली जिम्मेदारी थी कि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया जाए, लेकिन आयोजनकर्ताओं के खिलाफ तो मुकदमा हुआ, परमिशन कर्ताओं को बरी कर दिया गया। तो फिर जांच की सार्थकता पे, जांच की ईमानदारी पे सवाल खड़ा हो। अगर जांच पूरी ईमानदारी से होना था तो पहले जांच होता, फिर ठीक है। डॉक्टर सतीश प्रकाश, बचा कौन रहा है बाबा को, यह बड़ा सवाल है। वोट बैंक आड़े आ रहा है क्या, जिसके चलते बाबा इतने घंटे बीत जाने के बाद भी कहां है ये किसी को पता नहीं है, और पुलिस तो उसे तलाश करती हुई भी नहीं दिख रही है, एफआईआर में नाम तक नहीं है। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में तमाम बाबा, चाहे वो अपराध करे या अपराध करने की स्थिति में है, वो सुरक्षित है, आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। आप ये बात मान लीजिए कि जो ये लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ये बहुत गरीब परिवार से लोग आते हैं, इनका शैक्षिक रूप से भी कहीं ना कहीं कमजोर है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो ये बाबा हैं, इनके दोनों के बयान लगभग सेम है। बाबा ये कह रहे हैं कि इसमें, इस घटना में कहीं ना कहीं साजिश है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कम और एक बाबा के रूप में उनकी भाषा देखिए, उनको भी ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप भारत में रह रहे हैं, परमिशन का मतलब आप सुनिए, ये कहना बड़ा आसान है। 80,000 लोगों की भीड़ एक जगह अगर इकट्ठा होगी तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था लगती है। ये 5,000 की भीड़ नहीं है। आपने एक कहीं ना कहीं वहां ना आपके पास एम्बुलेंस है, ना आपके पास व्यवस्था है,
और घटना होने के बावजूद भी इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आमतौर पर 50 या 60 लोगों ने घटना स्थल के ऊपर जान गंवाई है। बाकी जो लोग कहीं ना कहीं जान गंवाई है वो हॉस्पिटल में जाकर के उनको प्रॉपरली व्यवस्था नहीं मिली है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इस घटना के बाद में आखिर देखिए ये देश कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से ऐसे आयोजन होते हैं, लेकिन इससे सबक क्या लें। तमाम जो बाबा हैं जो इस तरह के प्रवचन करते हैं, भोले भाले लोगों को कहीं ना कहीं फंसाते हैं, ऐसे बाबा कोई भी भीड़ इकट्ठी ना कर पाए। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के गंभीर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो बाबा है ना, ये वोट बैंक नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये एटीएम है, ये वोट बैंक का एटीएम है। राम रहीम शायद भारत के एक ऐसे बाबा हैं कि जो बार बार पैरोल पे आते हैं, सरकार उनको पैरोल लेती है और उनके पास ऐसी आश्रम में कौन सी संजीवनी बूटी है जिसको वो लेने के लिए आते हैं और बाकायदा खुशी खुशी का जेल में चले जाते हैं। मेरा कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को लभगाता है। अभी भारत में जो धार्मिक रूप से ऐसे आयोजन है, तमाम प्रदेशों में ऐसे घटना घटी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि कोई भी बाबा आज तक सजा नहीं दिला पाए। मेरा मानना यह है कि इस बाबा को गिरफ्तार किया जाए, इनका एफआईआर में नाम दर्ज हो। तमाम वो लोग जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बात मान लीजिए ये प्रशासनिक चूक है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बाबा को एक किसी जाति से जोड़ करके या किसी पार्टी से जोड़ करके इस घटना में कहीं ना कहीं हम इससे बच नहीं सकते। प्रदेश सरकार की एक कड़ी जिम्मेदारी है कि बाबा को दिखाना होगा कि वो सिर्फ बाबा नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपका ये मानना है सतीश जी कि यहां पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, भले कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना। हमारे साथ अरविंद कुमार जैन साहब भी जुड़े, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। अरविंद कुमार जी, देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके कानून का हवाला दिया जाता है, कानून की तारीफें की जाती हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन एक बाबा को जो पुलिस और प्रशासनिक तंत्र है वो ढूंढ नहीं पा रहा। नहीं, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा भी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। तो प्रथम से मैं कहना चाहूंगा जो घटना हुई है इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हुई है और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई अपेक्षित। इसमें कमेटीज बनी हैं, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और ये जो एफआईआर्स होती हैं ये ओपन एंडेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो नाम एक बार आ गए उसके बाद अब इसमें कोई नाम ऐड नहीं हो सकते हैं। जब गवाहों के बयान होंगे, सेवादारों के बयान होंगे, बाबा उस समय तक निकल गए थे जब ये घटना घटित होनी प्रारंभ। कुछ समझ के कार्रवाई हो रही है, जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरा मानना है कि तथ्यों के आधार पर जब कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, तभी कोर्ट से रिमांड मिलेगा। कोर्ट में आप जल्दबाजी में किसी को पकड़ के पेश कर दें और एविडेंस कोई प्रस्तुत ना कर सकें तो उसमें तत्काल बेल हो जाती है। गंभीर अपराध है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसको जो है मैं समझता हूँ पूरी गंभीरता से प्रदेश सरकार ले रही है। नहीं एके जैन साहब, फिर ये जो स्वयंभू बाबा है जिसके प्रवचन में भगदड़ मची, 121 लोग मारे गए, उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? आपके हिसाब से पुलिस की एसओपी यही कहती है कि इस तरह के मामलों में जो मुख्य प्रवचन करता है उसका नाम नहीं होना चाहिए। नहीं, एसओपी में जो आवेदनकर्ता जो है जिन्होंने कि आवेदन किया है इस परमिशन को पाने का और जो परमिशन उनको दी गई है, शर्तों का उल्लंघन है तो मुख्यतः अपराध उनका बनता है। पर मेरा ये मानना है बड़ा स्पष्ट, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि इसमें बाबा भी लपेटे में आएंगे। बाबा के लिए ऑलरेडी दबिशें चल रही हैं और जगह जगह छापेमारी। सर दबिशें कैसे चल रही है यही मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा तो हमारे दर्शकों को भी तो समझाइए। एफआईआर में नाम नहीं है, हमें तो पुलिस बाबा की तलाश करते हुए नजर नहीं आ रही है। हाँ, जिनके नाम है उनकी तलाश हो रही है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप जो है किसी को पकड़ने के लिए नामजद होना जरूरी है। अच्छा, आपको अगर किसी व्यक्ति से पूछताछ भी करनी है, पकड़कर थाने पे लाके उससे आपको इंटरोगेशन करना है कि किस प्रकार घटना प्रारंभ हुई, तो उसकी छूट है इन्वेस्टिगेशन में और वो किया जाएगा। इनको पकड़ के पूछताछ होगी और अगर संतोषजनक जवाब नहीं देंगे अरेस्ट होगी और इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जवाबदेही है। ठीक है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, मैं नहीं समझता कि कोई बचने वाला है। ठीक है, कोई बचने वाला नहीं है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ये स्वयंभू बाबा हैं, ये आपने देखा नहीं है, ये इनके सेवादार और इनके जो लोग होते हैं
पुलिसकर्मी होते हैं 40-50 की संख्या में। ये बिल्कुल इनको कह देते हैं कि आप बाहर रहिए। इन सब के ऊपर भी जो नई एसओपी बने, उन सब पे पूरा एक जिला प्रशासन का, तहसील का, थाने का एक कंट्रोल रहना चाहिए कि जो वो गाइडलाइंस दें, जो निर्देश को दें, मौके को देखकर, टोपोग्राफी को देखकर उसको पालन करें ये, और अगर पालन ना करें तो इनकी अनुमति निरस्त कर देनी चाहिए। और भविष्य में ऐसे कोई भी धार्मिक आयोजन अभी उत्तर प्रदेश में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि एसओपी ना बन जाए और उनका पालन ना शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल अरविंद सर, तो यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, जरूरी है। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। विपिन, आप लगातार इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि 48 घंटे बाद बाबा का कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिव टीम की तरफ से? देखिए, ए.के. जैन सर को मैं सुन रहा था, और मैं जब उत्तर प्रदेश में था तो ये उस समय डीजीपी भी थे। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही है वो ठीक है, लेकिन कुछ बातों पर ऑब्जेक्शन है। मसलन ये कि एफआईआर में नाम ना होना, बाबा को पहले से ही क्लीन चिट दे देना, किसी तरह से एक्यूज ना ठहराना, तब जबकि इस तरह के आयोजन में जो मुख्य आयोजन करता है उसके साथ साथ जिसके कहने पर यह आयोजन किया गया उसकी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में शुरुआत से बाबा को क्लीन चिट दे देना कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में चीजों को लाकर खड़ा कर देता है। और वैसे भी अगर इसके पॉलिटिकली मतलब निकाले जाए करुणा, तो मैं जो यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ, एक बाबा खुद भी एक जाति विशेष से ताल्लुक रखते हैं, और उस जाति में बाबा को बहुत ज्यादा महत्व है और बाबा की बहुत ज्यादा मान्यता है। इसलिए भी संभवतः पॉलिटिकल पार्टीज परहेज कर रही हैं बाबा का नाम लेने से, और शायद इसीलिए लोगों को लग रहा है, पढ़ने वालों को, कि शायद। और विपिन, हमने सुना भी जो अनुयायी अभी भी आ रहे हैं, जो आश्रम के आसपास अनुयायी जिनसे आपने बात की, पुनीत ने बात की, वो अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं खुलकर कि जो हुआ वो गलत हुआ या फिर उसमें बाबा भी जिम्मेदार हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी भी वो उन्होंने मुंह बंद रखा हुआ है। यही सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, 122 लोगों की मौत हो गई, जिनके परिवारों के लोग मारे भी गए हैं। वो उन पर अंधभक्ति कुछ इस तरह से सवार है कि इसके बावजूद उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी एक्यूज नहीं ठहरा रहा है बाबा को। और बाबा अपने माफ करें, बड़े से महल में इस वक्त संभवतः कोई कह रहा कि मैनपुरी में है, कोई कह रहा आगरा में है, लेकिन फिलहाल वो सामने नहीं आए हैं। एक पेज का लेटर उन्होंने जारी किया है और अपने वकील को अधिकृत किया है कि वो इस मामले में अपना बयान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। मनीष शुक्ला जी, लेकिन एक बात बताइए, ऐसा बाबा जो कि प्रवचन करता है तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, अंधविश्वास की सीमा चरम पर नजर आती है। हाथों की उंगली में ग्राफिकल सुदर्शन चक्र लगाकर जो खुद को ईश्वर घोषित कर देता है, जिसके भक्त उसे परमात्मा मानते हैं, उसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों के खिलाफ, और जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, उसके बाद भी स्वयंभू बाबा बने हुए हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने से रोकने का कोई नियम कायदा, कोई कानून है या नहीं है? देखिए समीर जी, तमाम लोग इस तरह की प्रवचन सत्संग करते हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग होती है, और देश में ये पिछले न जाने कितने सैकड़ों वर्षों से इस तरह के प्रवचन सत्संग चलते आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में और कानून की नज़र में अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया है, कानून से खिलवाड़ किया है और उसकी गलती के नाते से ऐसी घटना घटी है, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार व्यक्ति के पीछे खड़े व्यक्तियों की संख्या को नहीं गिनती है। उसके पीछे कोई हो न हो, कोई रसूख हो न हो, उसको राजनीतिक संरक्षण हो न हो, कानून की नज़र में अगर कानून से खिलवाड़ किया गया है तो कार्रवाई करने से कोई किसी को बचा नहीं सकता है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। और रहा सवाल, देखिए मैंने राजनीतिक टिप्पणी नहीं की थी, आपका सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के नाते से कार्रवाई से बच रही, तो मैंने कहा कि ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है कि उसका राजनीतिक कनेक्शन किससे है किससे नहीं है। नहीं, जिससे भी हो, लेकिन सरकार तो आपकी है ना मनीष जी। हम कहते हैं जिससे भी कनेक्शन हो, सरकार तो आपकी है, एक्शन आपको लेना है। एफआईआर में नाम तो होना चाहिए था। समीर जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही मैं भी कह रहा हूं। हाँ। नहीं, मेरी बात समझिए। नहीं, मेरी बात समझिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि रसूख हो या न हो,
ये हमारी सरकार के लिए मायने नहीं रखता है। आयोजनकर्ता, आयोजन को परमिशन देने वाले लोग और स्वयं प्रवचन करता, इसमें जितने लोग भी दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। और ये जान लीजिए, हाँ। एफआईआर में नाम नहीं होना किसी को क्लीन चिट नहीं है। और अभी कोई कह रहे थे कि बाबा को क्लीन चिट दी गई है, कहीं किसी ने नहीं दी है। अगर पब्लिक डोमेन में किसी का ऐसा बयान हो तो जरूर दिखाइए आप कि भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी को क्लीन चिट दी है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जो सामने आएगा सबका नाम शामिल करके उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। मनीष जी, एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। दरअसल इस बहस के बीच बाबा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के पेपर लीक माफिया से बाबा का कनेक्शन सामने आया है। हर्षवर्धन के घर में लगता था बाबा का दरबार, महीने में 4 बार माफिया के घर में दरबार लगता था। हर्षवर्धन के घर में ही बना रखा था आश्रम। बाबा के आने पर तैनात होती थी यहां पर प्राइवेट फोर्स। अभी राजस्थान एसओजी की गिरफ्त में है हर्षवर्धन, लेकिन आप देखिए खबर यह आ रही है कि हर्षवर्धन के ही घर में बाबा का पूरा दरबार लगता था। ध्वज आ रहे हमारे साथ जुड़े ध्वज, बाबा के क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर तो पहले से ही जानकारियां सामने आ रही थी, और अब ये पेपर लीक का जो माफिया, इससे कनेक्शन को लेकर क्या खुलासा हो रहा है? देखिए, ये मकान है हर्षवर्धन का, दौसा जिला है। और ये मकान, सबसे पहले मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, ये फूलों से सजा हुआ दरबार है बाबा का, और ये झूला, ये झूले पर जो है बाबा बैठता था। अंदर की तस्वीरें हैं। एसओजी ने फिलहाल इस पूरे मकान को सील किया हुआ है, और इस मकान के अंदर की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये हर्षवर्धन का मकान है। और ये जो हर्षवर्धन है, ये 12 मामले इस पर दर्ज हैं और पेपर लीक का आरोपी है। और ये इसका आई कार्ड भी यहाँ पर मिला, ये आप देख सकते हैं हर्षवर्धन का आई कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये इस आश्रम से मिला, ये बाबा का आश्रम है और ये इसी का मकान है। और ये तमाम जो कागजात मिले हैं, ये कागजात आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सेवादार थे इनके किस तरीके से ये फॉर्म भराए जाते थे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये फॉर्म है, और ज़्यादातर ये जो सेवादार के जो फॉर्म है, ये सारी की सारी ये महिलाएं हैं यूपी के। ये आप देख सकते हैं लगातार ये सारी महिलाओं के फॉर्म है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि इन फॉर्म से ये साबित होता है कि बाबा के दरबार में जो महिलाएं आती थी, सबसे ज़्यादा महिलाएं आती थी, और उसके साथ साथ में यूपी से ये सेवादार आते थे। और ये पूरा मकान है, आलीशान मकान है, और तमाम जो लग्जरी की जो इसमें सुविधाएं हैं अंदर पूरी मौजूद हैं। एसओजी ने फिलहाल इस पूरे मकान को सील किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है बड़ा दरबार लगता था, और महीने में 4 दिन, यानी कि 4 दिन बाबा यहाँ पर आके ठहरते थे। और जो आस पड़ोसियों में जो हमने बातचीत की, उन्होंने भी ये बताया है कि यहाँ पर जब बाबा आते थे तो उनकी सिक्योरिटी रहती थी, यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी पूरी फुल प्रूफ रहती थी। और उसके साथ साथ में यहाँ किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाता था। यहाँ जो नवंबर महीने में जो इनका एक बड़ा सत्संग हुआ था, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे। और ये जो फॉर्म जो हमने दिखाया, इनमें आधार कार्ड की एंट्री के बिना किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती थी। यानी कि ये जो लग्जरी मकान है, और ये जो हर्षवर्धन का मकान है, फिलहाल जेल में है हर्षवर्धन। 12 से ज़्यादा आरोप हैं उन पर जो है पेपर लीक के, और उसके साथ साथ में ये जो कनेक्शन, देखिए पेपर लीक के आरोपी से भी कनेक्शन इस सामने आ गया है, इस स्वयंभू बाबा का। हमारे साथ कीर्तिवर्धन पांडे जी भी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। मनीष जी को आपने सुना, कीर्ति जी वो भरोसा दिला रहे हैं कि आरोपी चाहे जितने भी रसूख वाला हो वो बचेगा नहीं। कानून का शासन है यूपी में, नपेगा हर कोई जिसने दोष किया है। आपको एतबार होता है? सबीर जी, हाथरस इसके पहले भी चर्चा में रहा है, और हाथरस की उस घटना पे भी तमाम डिबेट्स हुए थे, तमाम खबरें चली थी। हाँ। और जो डीएम और कप्तान लगातार पीड़ित परिवार को दबाव बनाते रहे, पीड़ित परिवार को हड़काते रहे, उनके ऊपर दबाव बनाते रहे, कभी आपने सुना कि उस डीएम और कप्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और इस बात से कतई आप इनकार नहीं कर सकते कि इस तरीके के आयोजनों में जितनी जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं की है, उतनी ही जिम्मेदारी आयोजन के लिए परमिशन देने वालों की। अगर पुलिस के लोगों को बाहर कर दिया गया, पुलिस के लोगों से यह कह दिया गया कि आप हट जाइए, सुरक्षा हम कर लेंगे, तो फिर उस परमिशन को जिला प्रशासन को निरस्त कर देना चाहिए था। और फिर जब आज वो जिम्मेदारी इस तरीके की घटना होती, तो सीधे सीधे वो जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं पर आती। लेकिन लोग बढ़ते गए, भीड़ बढ़ती गई, जिला प्रशासन ने कोई मॉनिटरिंग नहीं किया। आप देखिए, छोटी छोटी जनसभाएं होती है नेताओं, मैं बहुत दुखी मन से भी इस बात को कर रहा हूं, छोटी छोटी जनसभाएं जब होती है नेताओं की,
तो कितनी व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की व्यवस्था और कई कई सीओज की व्यवस्था, एसपी की व्यवस्था, एसएसपी की व्यवस्था, डीएम की, एसडीएम की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं होती है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में जहां 80,000 लोगों के आने की अनुमति आप दे रहे हैं, वहां जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता? ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर सवाल है सर, ये सवाल है। और सर वक्त बहुत कम है, हमारे साथ डॉक्टर सतीश भी हैं। डॉक्टर सतीश जी, ऐसे बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, वो बाबा जिसके बारे में क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी आती है, वो बाबा जिसके भक्त 121 से ज्यादा जो भक्त हैं वो भगदड़ मर जाते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए नहीं आ रहे, अभी कहां है पता नहीं है। और वो बाबा जिसके बारे में खबर आ रही कि कनेक्शन है राजस्थान में पेपर लीक माफिया के साथ, आखिर किसका संरक्षण मिला है? कैसे ये बाबा कर रहा है सब कुछ? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है, भारत का ये दुर्भाग्य है। भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना में उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो जनता के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहीं बढ़ावा देंगे। लेकिन ये बाबा है, बाबाओं का राज है। और देखिए, हम हर उस बाबा, जिस बाबा की जांच हुई है, उस बाबा की लंगोटी में छेद है, उसके चरित्र खराब है, उसका कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड है। आसाराम जब तक जांच के दायरे में नहीं आए, वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बाकायदा नाचना गाना मंच शेयर करना, यही राम रहीम है जो इतना बड़ा हीनियस क्राइम करने के बावजूद भी बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से उनके संपर्क रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, वो बार बार उनको पैरोल देते रहे। और सवाल ये है कि वे बाबा जो अभी जांच के दायरे में नहीं है, उनको ठीक है। मनीष जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपने जो बातें कही, मनीष जी जवाब देना चाह रहे हैं। मनीष जी जल्दी से, वक्त थोड़ा सा कम है। दो तीन बातें जी। एक तो जो पेपर लीक का आरोपी है वो कांग्रेस के शासन में खुलेआम घूमता था, मुख्यमंत्री के पास बैठता था, उसकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आसाराम की भी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई, जैसे उनके बारे में पता चला। राम रहीम को भी सरकार जब तक हरियाणा में कांग्रेस की थी संरक्षण मिलता रहा, उसकी भी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई। ये भोले बाबा भी अगर आरोपी पाए गए, उनकी गलती पाई गई, उनकी चूक पाई गई, प्रशासन के किसी व्यक्ति की चूक पाई गई, तो आयोजनकर्ता के साथ साथ मैं अभी कंप्लीट करने दीजिए कीर्ति निधि जी, कंप्लीट कर लेने दीजिए। कीर्ति जी सुन लेते हैं, मनीष जी क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं, वक्त बहुत कम है। अभी क्या बात कर रहे हैं? अभी लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रयागराज और फूलपुर में समाजवादी पार्टी के राजग तत्वों ने और जब समाजवादी पार्टी के अराजक तत्वों ने फूलपुर और इलाहाबाद में चुनाव के दौरान उत्पात किया। अखिलेश यादव को जेल में डाल दिया। कीर्ति जी एक मिनट ऐसे नहीं, कीर्ति जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं, मनीष जी को पूरा करने दीजिए जी। बिल्कुल, मेरा यही सवाल है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, प्रयागराज और फूलपुर में अखिलेश यादव राहुल गांधी के सामने इनके अराजक तत्वों ने किस तरह से उत्पात किया, वो लोग भाषण नहीं दे पाए। आयोजनकर्ता और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की मांग आज कर लीजिए कीर्ति निधि जी बैठ के चुनाव आयोग से। चुनाव चल रहा था, चुनाव आयोग मैं बता रहा हूं, सुनिए, उतनी बड़ी भीड़ के बाद भी कोई अराजकता नहीं हुई। अखिलेश यादव को जेल में डाला जाए, लेकिन भीड़ लोगों की लोकप्रियता इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, उसके बाद भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी, किसी दुर्घटना की कोई खबर नहीं थी, डीएनए सब लोग जानते हैं, नहीं हुई। भोले बाबा का किससे कनेक्शन वो भी लोग जानते हैं। कार्यक्रम में दोनों ठीक है। देखिए, फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर हम आ गए। एके जैन जी जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ, काला जादू करने का दावा करने वालों के खिलाफ, जैसे महाराष्ट्र में है वैसे यूपी में कोई कानून नहीं है क्या? ऐसे लोगों पर लगाम कैसे लगाएगा कानून फिर? जो महाराष्ट्र वाला कानून है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसकी आवश्यकता है। बाबा ये जो है, ये सूरजपाल तथा कथित, ये बताते हैं कि ये भी प्रचार करते थे कि जहां मेरा पैर पड़े उस मिट्टी को अपने घर लेके जाइए, रखिए, बिल्कुल, और उससे आपकी बीमारियां दूर होंगी। इसको लेकर भी भगदड़ मची कि जब वो गाड़ी में बैठ के चलने लगे तो लोगों ने पैर छूने का प्रयास किया और मिट्टी उठाने का प्रयास किया जी। ये सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। इस सूरजपाल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है
जब 50 लोगों की ठीक है, अनुमति बहुत बहुत मिलती शुक्रिया है। सर आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैन साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मुझे उम्मीद है कि मनीष जी इसे नोट करेंगे और अपनी सरकार के सामने जरूर इस पॉइंट को रखेंगे ताकि अंधविश्वास पर किसी तरह से लगाम लगे, जैसे महाराष्ट्र में है, यूपी में भी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।